प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि हमने पूर्व में जल के अणुओं का रासायनिक, भौतिक और अन्य प्रकार का जो व्यवहार है, संबंधित व्यवहार है, उसके विषय में चर्चा की थी। हम आज पौधे के लिए उपयोगी जल की बात करेंगे और पौधे को वह जल कहाँ से प्राप्त होता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो जो जल है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर पौधे को जल देना होता है तो हम ज़मीन में जल पिलाते हैं और ज़मीन से पौधा जल को प्राप्त करके अपनी वृद्धि को सुनिश्चित करता है। तो यह एक जो सामान्य प्रक्रिया है, जो सर्वज्ञात है, उसको हम सब जानते हैं, हम सबको विदित है ना, कि जल पौधे ज़मीन में जल डाला गया और ज़मीन में जड़ों द्वारा, पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया और वो फिर पौधे को दिया गया। तो ज़मीन में जो जल डाला गया वो बहुत प्रकार का जल है। कौन कौन सा जल है, किस प्रकार का है और कौन सा उपयोगी है, हम उस पर चर्चा करेंगे। किंतु उससे पहले एक प्रश्न जो बहुत आवश्यक है वो यह है कि क्या जल के अलावा भी, ज़मीन के अलावा भी पौधा जल कहीं और से ग्रहण कर सकता है क्या? चलिए, जो अधिपादप हैं वो तो दूसरे पादपों के ऊपर वृद्धि करते हैं और उन्हीं पादपों से अपना भोजन एवं जल प्राप्त करते हैं। तो इसमें तो एक तरीके का सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म है, वो उनके ऊपर रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, वो एक अलग चीज़ है ना। और कुछ ऐसे अधिपादप होते हैं जो कि आपने सुना होगा, जैसे कि आपके जो लाइकेन्स हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे अधिपादप हैं जिनके पास एक विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं, है ना, जो कि नेचर से हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, आर्द्रताग्राही होती हैं, है ना, और उन जड़ों के द्वारा पौधे वातावरण की जो आर्द्रता है, जो मॉइस्चर है, उसको ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। ये जो आर्द्रताग्राही जड़ें होती हैं, ये विशेष रूप से जो पाई जाती हैं, ये अधिपादपों के अंदर पाई जाती हैं। ऐसे पादप जो पादपों के ऊपर उगते हैं, है ना, और इन जड़ों के अंदर इनको सक्षम बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है। उस ऊतक का नाम है वेलामेन ऊतक, जो कि इसकी कॉर्टेक्स की रिंग के अंदर पाया जाता है। ये वेलामेन ऊतक जो होता है, ये प्रवृत्ति से आर्द्रताग्राही होता है और वातावरण की जो आर्द्रता है उसको ग्रहण करके पादप को देता है और पादप उससे फिर अपना जल का कार्य चलाता है। तो ये तो एक तरीका हुआ। जैसे हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के लिए भी रूट मॉडिफाई होती है, न्यूमेटोफोर्स की बात की थी, वैसे ये भी विशेष प्रकार की जड़ें हैं, है ना, और जो कि हमारे जो लाइकेंस हैं, उनका जो हमारे परजीवी हैं, अधिपादप हैं, उनको ये सुशोभित करती हैं, उनके साथ ये पाई जाती है। किंतु जो सामान्य पादप हैं, जो जड़ से जल अवशोषित करते हैं, उनके अंदर क्या प्रवृत्ति होती है, ज़मीन में कौन कौन से प्रकार का जल पाया जाता है, क्या सभी प्रकार का जल उपयोगी होता है ना, कौन सा जल पादप के लिए उपयोगी होगा। आपने देखा होगा कि आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है वाटर लॉगिंग। पानी जो है वो ज़मीन में जाके जमा हो जाता है, अवशोषित नहीं होता, है ना। तो ये वाटर लॉगिंग वाला जो जल है, तो क्या ये पौधे को अगर उपलब्ध हो जाए तो क्या पौधा वृद्धि कर लेगा इस जल के द्वारा? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और उनका उत्तर ढूंढने का हम इस आज प्रयास करेंगे। तो जो आर्द्रता, जो जल ज़मीन में जाता है, वह 3 प्रकार का जल होता है, 4 प्रकार का जल होता है। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण जल। गुरुत्वाकर्षण जल का मतलब ऐसा जल जो पृथ्वी में पहुंचता है और पृथ्वी में पहुंचते पहुंचते गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के द्वारा उसके इंटर पार्टिकल स्पेस से होता हुआ उन संचयी स्रोतों तक पहुंच जाता है। आपने देखा होगा जल के जो स्रोत होते हैं, कुएँ होते हैं, कूपिकाएँ होती हैं, है ना, उनके स्रोत होते हैं नीचे। आप कहते हैं ना, बोरिंग में पानी मिल गया, तो उन स्रोतों तक वो जल पहुंचता है। अब वो इतना गहरा पहुंच जाता है, इतना दूर पहुंच जाता है कि वह जल जो है वो पादपों के काम का नहीं रहता, उपयोगी नहीं रहता। चलिए, ये एक पहले प्रकार का कौन सा, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। दूसरा है आपका कोहेसिव वाटर। कोहेसिव वाटर क्या होता है? ऐसा जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, जैसे आप फिटकरी पढ़ते हैं, नमक पढ़ते हैं, है ना, FeSO4 0.7H2O। तो ये जो 0.7H2 है,
H2O है, ये वह जल है जो इसकी लेटाइस में फंसा रहता है। ऐसे ही सॉइल की लेटाइस में कुछ जल की मात्रा अटकी हुई रहती है। अब वो क्योंकि अटकी हुई रहती है इसलिए वह जड़ों के काम की नहीं होती। तो ये जो हमारा हाइग्रोस्कोपिक जल है यह भी किसी कार्य का नहीं है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण जल जो है वो किसी काम का नहीं है, हाइग्रोस्कोपिक जल जो है वो किसी काम का नहीं है, और कोहेसिव वाटर जो होता है, जो वाटर सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ लिपट जाता है, कोहेज हो जाता है, वह भी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वह तो उससे चिपक गया, तो वह किसी काम का नहीं होता, ठीक है। तो पौधे के काम का जल है कौन सा, यह भी जानना आवश्यक है। तो पौधे के लिए जो जल उपलब्ध है, आपको पता है कि जो मिट्टी है वो पोरस होती है, उसके अंदर इंटर पर्टिकुलर स्पेस होते हैं, अंतर कणीय स्थान होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं। अब जितना बड़ा स्थान होगा उतना ही ज़्यादा उसमें, उतना ही कम जल उसमें ठहरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केशिकीयता का सिद्धांत लागू होता है। जितनी बड़ी कैपिलरी होगी उतना ही उसमें जल कम चढ़ेगा, जितनी बारीक केशिका होगी उतना ही उसमें जल ज़्यादा चढ़ेगा। तो जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हैं उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसी कैपिलरिटी की वजह से ज़्यादा होती है। और बात समझ में आ गई? तो ये जो फाइन कैपिलरिटी है इनके, अब ये इतनी भी फाइन ना हो कि इसके बीच में जड़ें ही ना जा सकें, है ना। तो जो मृदा है उसकी पोरोसिटी इतनी हो कि उसमें जड़ भी संभालें और केशिकता भी मेंटेन रहें। तो ऐसी मृदा जो होगी वह पौधों के लिए सर्वश्रेष्ठ होगी, पौधों की जड़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। अब पौधे की जड़ें क्या सीधी जड़ जल का अवशोषण कर लेती है या पूरी जड़ से जल का अवशोषण हो जाता है? नहीं। पौधे की जो विशिष्ट प्रकार की जड़ों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, मैं यहाँ शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कोशिकाएं, है ना, जिन्हें हम मूल रोम कहते हैं। तो मूल रोम जो होते हैं वह अंतरकोशिकीय स्थानों में वृद्धि करते हैं, अंतरकोशिकीय स्थानों में फैले रहते हैं और उन्हीं अंतरकोशिकीय स्थानों में जल उपलब्ध रहता है। तो यह जो मूल रोम है ये अंतरकोशिकीय जल के संपर्क में आते हैं, अंतरकेशिकीय जल के संपर्क में आते हैं। और क्योंकि यह एक कोशिका है तो यहाँ विसरण का सिद्धांत लगता है, और साधारण रूप से विसरण के द्वारा, क्योंकि बाहर जो जल उपस्थित है उसमें जल ऑलमोस्ट प्योर है, तो जो जल की सांद्रता है वो भीतर ज़्यादा है अंदर कम है, तो विलायक के अणु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, तो जो जल है वो मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। तो पौधों के लिए कौन सा जल उपयोगी है? जो कैपिलरी वाटर है, जो केशिकीय जल है। अब ये केशिकीय जल जो है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भी नहीं खिंचता है। उसका रीज़न है क्योंकि जो केशिकीय बल है, सॉइल के अणुओं के बीच में जो जल और सॉइल के अणुओं के बीच में जो बल है, केशिकीय बल, वे एक दूसरे को थामे रखते हैं और जल को गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष रोके रखते हैं, गिरने नहीं देते। तो जो जल का टेबल है वो मेंटेन रहता है, यानी कि जहाँ पानी है, पानी का स्रोत है जो मैंने अभी आपको बताया, उस स्रोत से जल चढ़कर अंतरकेशिकीय स्थानों में मृदा में आता रहता है। अब उन अंतरकेशीय स्थानों में मृदा में मूल रोम उपस्थित हैं। मूल रोम एपिब्लेमा सेल्स का मॉडिफिकेशन है, सिंगल सेल है। अब सिंगल सेल जो होती है वो जल को सिंपल ऑस्मोसिस के द्वारा, साधारण विसरण के द्वारा ग्रहण करती रहती है। तो वो जो जल ग्रहण होता है कोशिका के अंदर, अब जैसे ही मूल रोम के अंदर जल आया आसपास के सराउंडिंग से, तो उसकी सांद्रता घट गई, जल की मात्रा बढ़ गई ना, तो सांद्रता घट गई। अब उसकी सांद्रता पास वाली कोशिका की तुलना में कम हो गई। फलस्वरूप क्या होगा? मूल रोम से जल सहायक कोशिकाओं या पास की कोशिकाओं में प्रवेश करेगा। जैसे ही वह पास की कोशिकाओं में प्रवेश करेगा तो उनके पास की वल्लकुटीय कोशिकाओं में जो है सांद्रता वो अधिक हो जाएगी। फिर जल अधिचर्म कोशिकाओं से वल्लकुट कोशिकाओं में जाएगा। वल्लकुट कोशिकाओं में आते ही वल्लकुट कोशिकाओं की सांद्रता कम हो जाएगी अपनी पड़ोसी कोशिकाओं की तुलना में, और इस प्रकार से ये एक पूरा हॉरिजॉन्टल चैनल क्रिएट हो जाएगा भूमि के अंदर, पौधे के अंदर।
और मूल रोम के द्वारा जल अवशोषित होकर जड़ के मुख्य जल संचयन क्षेत्र, जिसे आप जाइलम कहते हैं, तक पहुंच जाएगा। अब जाइलम तो खुद ही ससंजन आसंजन के दम पे काम करता है। जाइलम खुद कैपिलरी है और उसकी जो गुहाएं हैं वो थिकनिंग के द्वारा कम ज़्यादा होती रहती हैं। तो जितनी कम थिकनिंग होगी उतनी बड़ी गुहा होगी, उतनी बड़ी गुहा होगी उसमें पानी चढ़ने में उतनी ही समस्या होगी, है ना। तो जिस समय वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ, तो वाहिनिकाएँ जो होंगी उनमें जल अपेक्षाकृत रूप से ऊपर जल्दी चढ़ेगा, क्योंकि उसका जो डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर है, वो पतला है। वाहिकाएँ रिजर्वियर का काम करेंगी। जैसे पृथ्वी में जल जो है गुरुत्वाकर्षण का जल का रिजर्वियर है, और वो कौन खींच रहा है? केशिकीय जल सोर्सेज से आ रहा है, जुड़ा हुआ है, और वह पानी पौधे के अंदर ऊपर चढ़ रहा है। तो यहाँ आज जो हमने बात करी वो सीधी सीधी इस बात को स्पष्ट करती है, इंगित करती है कि जो पृथ्वी में जो 4-5 प्रकार का जल होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है ना, कोएजिव होता है, ग्रेविटेशनल होता है, कैपिलरी होता है, इनमें से मात्र कैपिलरी वाला जो जल है वही पौधों के काम का है। आपने कई बार देखा होगा कि आप गमले को जब निकालते हैं तो गमले में नीचे तो खूब सारा पानी होता है, लेकिन ऊपर उसकी मिट्टी सूखी हुई रहती है। फलस्वरूप पौधे में भी ग्लानि हो जाती है, पौधा भी विल्ट हो जाता है, मुरझा जाता है। उसका क्या रीज़न है? उसका बहुत सीधा और सिंपल रीज़न ये है कि जो कैपिलरिटी है, जो केशिकीयता है जल की, अपने रिसोर्स के साथ, अपने जो स्टोरेज के साथ, वो टूट गई है, और नीचे रखा हुआ जल भी पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। और जब पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा तो स्वाभाविक रूप से पौधे में ग्लानि हो जाती, म्लानी हो जाती है, पौधा कुम्हला जाता है। यानी कि जो वाटर चैनल जड़ से लेकर जाइलम तक मेंटेन था वह कहीं टूट गया, पौधे के अंदर या पौधे के बाहर। तो फलस्वरूप क्या हुआ? पौधे में म्लानी उत्पन्न हो जाती है। तो जो जल है ना, जो हमने बताया कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, कहीं से भी आपको जो प्रोटॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन का निर्माण है, वह सब इसी जल के द्वारा होता है, जो जड़ द्वारा पौधे को उपलब्ध होता है। किंतु जब ये उपलब्ध ही नहीं हो रहा तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है पौधा मुरझा जाएगा या म्लानी हो जाएगा। तो ये तो हुआ पौधे को जड़ के द्वारा जल की प्राप्ति। कौन सा जड़ मिल रहा है, कौन सा जल मिल रहा है? गुरुत्वाकर्षण। किसके द्वारा मिल रहा है? मूल रोम के द्वारा। अब अगर मूल रोम नहीं हो तो जल का अवशोषण ही नहीं होगा। हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा, हाइड्रोपोनिक्स एक अभिकल्पना है, एक तरीका जिसमें पौधे को सीधा जड़ में रख दिया जाता है, पानी में रख दिया जाता है, पौधे की जड़ को सीधा पानी में रख दिया जाता है। तो वह जड़, रूट एज होल, ऑस्मोसिस के मीडियम का काम करती है और उसके सरफेस से जल का विसरण होता है और पौधे द्वारा अपनी जल की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है ना। ये हाइड्रोपोनिक्स आजकल एक कल्चर का तरीका है और शहरों में बड़ा पॉपुलर हो रहा है। लोग घर की छतों पर, पाइपों वगैरह में इस तरीके से करके सब्जियां, फल, फ्रूट, छोटी मोटी चीज़ें, जो कि ज़्यादा बड़ी चीज़ों का वृक्षीय उत्पादन इसमें संभव नहीं है, लेकिन जो छोटा मोटा उत्पादन है ना, जो सूप हैं, छोटी छोटी बेलें हैं, इनका उपयोग इस हाइड्रोपोनिक्स में किया जा सकता है। तो मूलरोम द्वारा जल का अवशोषण होता है। गुरुत्वाकर्षण जो जल होता है वही कैपिलरी वाटर होता है, वही सिर्फ काम में आता है ना। तो हमको बस अब हम इसके विषय में आगे पढ़ेंगे कि पौधे में जड़ में आने के बाद जो जल है वह ऊपर कैसे जाता है, पत्ती तक कैसे जाता है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।